नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। आज लोकतंत्र की शुरुआत करते हैं सिद्धू मूसेवाला के पिता को जो धमकी मिली है उससे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब उनके पिता बलकौर सिंह को 3 बार धमकी दी जा चुकी है। इस बार ईमेल से मूसेवाला के पिता को धमकी दी गई और लिखा गया कि अगर मुंह खोला तो बेटे जैसा हश्र किया जाएगा, वैसा ही हाल होगा तुम्हारा। सिद्धू मूसेवाला के बाद अब उनके पिता को क्यों टारगेट किया जा रहा है? किस बात पर गैंगस्टर इतने डरे हुए हैं कि बलकौर सिंह को मुंह खोलने से मना किया जा रहा है? इस विशेष रिपोर्ट में सुनो सिद्धू मूसेवाला के पिता, तू लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, हमारे भाइयों की सुरक्षा को लेकर अगर कुछ बोलेगा तो तेरा भी पता नहीं लगेगा, तुझे मारकर चले जाएंगे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुए 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हत्या को लेकर पुलिस की जांच चल रही है। इस बीच तीसरी बार मूसेवाला के पिता को धमकी मिली और इस बार सीधे मेल पर लिखा गया कि गैंगस्टर्स को लेकर चुप नहीं रहोगे तो हत्या कर दी जाएगी। सोपू ग्रुप ने मूसेवाला के पिता को धमकी दी है। बलकौर सिंह को चुप रहने को कहा गया है। धमकी से भरा ईमेल जो भेजा गया उसमें साफ साफ लिखा है कि गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया को लेकर पंजाब में दी जा रही वीवीआईपी सुरक्षा के मुद्दे पर बलकौर सिंह मुंह ना खोले। तुम और तुम्हारा बेटा इस देश का मालिक नहीं हो। जो तुम चाहोगे वही होगा। तेरे बेटे ने हमारे भाइयों को मरवाया और हमने तेरे बेटे को मार दिया। हम भूले नहीं हैं कि मनप्रीत मनु और जगरूप सिंह रूपा का फेक एनकाउंटर हुआ और तुम्हें भी भूलना नहीं चाहिए। ईमेल के नीचे में साफ साफ लिखा गया है कि यह धमकी किसने भेजा है। ईमेल के मुताबिक किसी एजे बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, गोल्डी बड़ार, सोपू ग्रुप से जय बलकारी, यही लिखा गया है। मूसेवाला के पिता को यह धमकी उस वक्त में भेजी गई है जब पंजाब पुलिस की ओर से याचिका दायर हुए हैं जिसमें कई बड़े खुलासे हैं। गोल्डी बराड़ हत्याकांड का मुख्य षड्यंत्रकर्ता है। गोल्डी ने मर्डर के लिए बड़ा प्लान बनाया था। कनाडा में रहकर ही गोल्डी ने सारा प्लान तैयार किया। गैंगस्टरों को हथियार, पैसा, कार बंदोबस्त किया गया। विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या का बदला लिया गया। अब जरा ये जानिए कि विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या का बदला लॉरेंस ने क्यों लिया और इसके पीछे की वजह क्या थी। तो कहानी यह है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉरेंस और विक्की दोस्त हुआ करते थे और विक्की की हत्या में किसी शगनप्रीत का नाम आया जो मूसेवाला का काफी करीबी था। कहते हैं कि शगनप्रीत ने विक्की के हत्यारों को पनाह दी और लॉरेंस को शक था कि इसके पीछे मूसेवाला का हाथ है। बस यही एक वो कारण है जिसकी वजह से लॉरेंस ने गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर मूसेवाला की हत्या कर दी। मूसेवाला की हत्या की वारदात को पूरा करने के लिए बड़े स्तर पर नेटवर्क काम कर रहा था जिसमें किसी कंपनी की तरह लोगों को काम बांटा गया। मूसेवाला की हत्या के कुल 34 किरदार हैं जिनमें से कई गिरफ्तार हैं और कई अभी भी फरार हैं। हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता सचिन चौधरी फरार चल रहा है। शार्प शूटर दीपक मुंडी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। साजिशकर्ता जग्गू भगवानपुरिया भी फरार चल रहा है। ज्यादातर साजिशकर्ता की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे केस में पंजाब की मानसा पुलिस ने कुल 1850 पन्नों की चालान पेश कर चुकी है जिसके मुताबिक कुल 4 आरोपी अभी भी विदेश में छिपे हुए हैं, लेकिन हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, सीधे आपको उस तक लिए चलते हैं। कर्नाटक में महंत शिवमूर्ति के समर्थकों का हंगामा है। ये जो महंत हैं इनको अभी कल ही गिरफ्तार किया गया है। चित्रदुर्ग के समर्थन में आत्मदाह करने की एक व्यक्ति ने कोशिश भी की। महंत शिवमूर्ति के खिलाफ कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। महंत शिवमूर्ति पर यौन शोषण का आरोप लगा है। गंभीर आरोप, बच्चों के साथ दुराचार का आरोप लगा है। कोर्ट ने महंत को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है और उनके जो समर्थक हैं, अब आप सोचिए कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, होने दीजिए इन्वेस्टिगेशन, इतने सीरियस चार्जेस लगे हैं। एक व्यक्ति ने अपने आप को जलाने की कोशिश भी की।
ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ऐसे महंत का क्या समर्थन? पहले पुलिस को जांच तो पूरी करने दीजिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोनाली फोगाट की। जो मर्डर मिस्ट्री है उसमें हर रोज एक नया ट्विस्ट जरूर आ रहा है। अब उनके परिवार ने आखिरी फोन कॉल के बारे में खुलासा किया है, जिसमें अंदेशा लगाया जा रहा है कि क्या सोनाली को किसी अनहोनी का अंदेशा था। इसके अलावा हरियाणा पुलिस जो है वो गोवा पहुंची। सोनाली के एक खास फ्लैट में बीते 2 दिन से लगातार जांच चल रही है। ऐसे में क्या माना जाए कि सोनाली के फ्लैट में उसकी मौत का कोई सुराग मिल सकता है, कोई राज छुपा हुआ है? इस रिपोर्ट में देखिए। सोनाली के फ्लैट से खुलेगी मौत की मिस्ट्री। सोनाली फोगाट के फ्लैट में आखिर क्या छिपा है? सोनाली के कॉल रिकॉर्ड से मिलेगा सुराग। दो राज्यों की पुलिस लगी, कब सुलझेगी मिस्ट्री? सोनाली फोगाट की मौत कैसे हुई? हार्ट अटैक से जान गई या फिर मारा गया? अगर हत्या हुई तो क्यों हुई, किसने किया, कैसे किया? ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ सवाल है जिसके जवाब का हर किसी को इंतजार है। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए गोवा की पुलिस सोनाली फोगाट के संत नगर वाले घर लगातार दूसरे दिन पहुंची। सोनाली के संत नगर वाले घर पर क्या राज छिपा है ये आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक और बात सामने आ गई। सोनाली के परिवार ने उनसे हुई आखिरी बातचीत के बारे में खुलासा किया है। सोनाली के परिजनों ने कॉल डिटेल शेयर की, जिसके मुताबिक 22 अगस्त की रात सोनाली की अपने परिजनों से बात हुई। परिजनों ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया उसके मुताबिक 22 अगस्त की रात 10:13 पर सोनाली की परिजनों से 6 मिनट 54 सेकंड तक बात हुई। इससे पहले 9:43 पर फोन डिस्कनेक्ट किया गया और 9:44 पर महज 5 सेकंड तक कॉल रिसीव हुई। इससे कई सवाल उठ रहे हैं। इस फोन कॉल डिटेल से ये सवाल उठते हैं कि आखिर 10:13 के बाद हुआ क्या कि सोनाली अब इस दुनिया में नहीं है। सोनाली फोगाट की 6 मिनट की आखिरी कॉल में क्या मौत का राज छिपा है? आखिरी कॉल में सोनाली ने अपने परिजनों से क्या बात की? क्या सोनाली ने अपने साथ किसी अनहोनी की आशंका फोन के जरिए ही परिजनों को दी थी? मौत से पहले सोनाली ने परिजनों को क्या बताया? ऐसे कई सवाल हैं। सोनाली फोगाट का परिवार इन्हीं सवालों के जवाब के लिए लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है। जिस दिन हमें पता चला भी उनकी डेथ होगी ऐसे ऐसे, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ, यहाँ हमारे से लोग गए वहाँ, तो उन्होंने एफआईआर लॉज नहीं करी 3 दिन तक। आपको मीडिया वालों को पता है, सभी को पता है। तो 3 दिन में, अगर 3 दिन का टाइम बहुत होता है, कुछ सबूत मिटा दिए हो, तो हम बार बार ये कह रहे हैं भी सीबीआई जांच अच्छे से जांच करेगी। कुछ लोग दबाव में भी आ सकते हैं अधिकारी, सीबीआई की जांच होगी तो सारा कुछ निकल के आ जाएगा। ये इसलिए सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। सोनाली के मौत की मिस्ट्री में अब प्रॉपर्टी एंगल भी सामने आ रहा है। ये शक इसलिए जताया जा रहा है क्योंकि गोवा पुलिस लगातार दूसरे दिन सोनाली के संत कबीर नगर वाले फ्लैट पर जांच के लिए पहुंची। गोवा पुलिस की टीम लगातार दूसरे दिन सोनाली फोगाट के संत नगर के मकान में आई है। आपको दिखाएं सोनाली फोगाट का ये संत नगर का मकान। यहाँ पे कल ताला लगा हुआ था, परिवार की मौजूदगी में ताला खोला गया था। वहाँ पे फिर गोवा पुलिस गई थी, करीब 1 घंटे रही थी और आज फिर आप गोवा पुलिस को देख रहे हैं। इस गोवा पुलिस इसी गाड़ी में कल भी आई थी और आज भी यहाँ पहुंची है। इंस्पेक्टर डेरेन डिकोस्टा, एसआई फ्रांसिस दोनों यहाँ पहुंचे हैं और आप देखिए उनके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं। आज कुछ फाइल्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जांच की जा रही है। आप ये देखिए घर आपका दिखाएं तो आप ये घर देखिए, इसी घर में कल भी पूछताछ हुई थी और अभी देखेंगे जैसा जैसा इन्वेस्टिगेशन जाएगा वैसा वैसा हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। जैसा जैसा हमारा वो बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे। गोवा पुलिस इसके बाद रोहतक और गुरुग्राम भी जा सकती है। अब इस मौत मिस्ट्री में फार्म हाउस का एंगल भी सामने है। आशंका जताई जा रही है कि 40 करोड़ के एक फार्म हाउस के लिए सुधीर सांगवान ने ही सोनाली को मौत के मुंह में धकेल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। चलिए बात करते हैं बिहार की सियासत की, जहां पर जो सियासी पिच है 2024 के लिए अभी से सजनी शुरू हो गई है। जब से सरकार बदली है उसके साथ राजनीतिक बयानों से विरोधियों पर निशाना साधने और अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने का सिलसिला चल रहा है। चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर 2024 में अपनी दावेदारी दिखाने का। साथ ही साथ प्रशांत किशोर जो बिहार घूम घूम के लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं
कह रहे हैं कि अभी बिहार का खेल शुरू हुआ है। अभी 180 डिग्री घुमा ना बिहार में, तीन महीने के अंदर पूरा 180 डिग्री घूम गया, और अभी क्या क्या चल रहा है पीछे किसी को पता नहीं है। आप अभी देखिए कि कितनी बार घूमेगा। घूम ही तो रही है बिहार की राजनीति, और जब से राज्य में नई सरकार बनी है तब से बयानों की ऐसी बहार छाई है कि पटना से दिल्ली तक बदलती हुई सियासत की नई लकीर दिख रही है। नए पोस्टरों से पटे पटना शहर अभी इस बात की गवाही दे रही है कि पोस्टर भले ही पटना में लगे हों, लेकिन नजर तो सीधे सीधे दिल्ली पर है और कनेक्शन है साल 2024 के लोकसभा चुनाव से। इसी के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि पोस्टर से प्रहार, क्या नीतीश पीएम उम्मीदवार? इस सवाल पर चर्चा तेज होती उससे पहले ही ललन सिंह ने एक बयान देकर नई सियासी हवा की दिशा बदलने की अच्छी कोशिश की। पार्टी का स्टैंड बहुत साफ है कि नीतीश कुमार जी पूरे देश के जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, ये आप लोगों के दिमाग की उपज है। सभी विपक्षी पार्टियां बैठ के तय करेंगी कि कौन मोदी जी के खिलाफ चेहरा है। जेडीयू का स्टैंड क्या है और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं या नहीं, ये मसला अलग है। लेकिन सीएम की कुर्सी पर बैठे बैठे गठबंधन बदल लेने वाले नीतीश कुमार के मन में कुछ और ही झलकता है, और इसकी एक झलक उन्होंने गठबंधन बदलने वाले दिनों में ही सार्वजनिक कर दिया था। लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना सवाल। यही असली सियासत है। पार्टी का स्टैंड अलग, नीतीश कुमार के मन में बात कुछ और। इसीलिए पटना में जो पोस्टर लगाए गए हैं उसके ऊपर लिखा गया है कि प्रदेश में दिखा देश में भी दिखेगा, और इसी का समानांतर है ललन सिंह का वो बयान जिसमें बिहार से बाहर की राजनीतिक पटल पर भी नीतीश कुमार की छवि को साफ और विकास से जोड़कर रखने की कोशिश की गई है। जुमला नहीं, और नीतीश कुमार जी ने बिहार में 17 वर्षों तक शासन किया, कोई जुमला नहीं चलाया। जो वादा उन्होंने किया जनता से, एक एक वादा को उन्होंने पूरा किया। 2015 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता को कहा 7 निश्चय लागू करेंगे, और सभी 7 निश्चय लागू है। हो सकता है नीतीश कुमार के दिल में जो है उसे उनकी पार्टी अभी सार्वजनिक नहीं करना चाहती है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि जेडीयू ने 2024 में बीजेपी को चित्त करने की ख्वाहिश देख रही है। शायद तभी भ्रष्टाचार वाले पीएम मोदी के बयान पर अब नीतीश कुमार ने नई सियासी जमीन बिछा दी है। कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक दल कूद गए हैं। कहाँ कौन भ्रष्टाचारी को बता रहा है? कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का, तो उन्हें अपना सोचे वो लोग। यहाँ पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया, एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं तो वो अपना बोल रहे हैं, हमको उससे क्या मतलब? हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं, हमारी कोई जदयू कार्यालय में सर। अरे आप प्रधान ही मंत्री हैं तो सब जगह जा नहीं सकते हैं। केरला में कौन है आप जानते नहीं हैं। नीतीश कुमार की सियासी रणनीति का अंदाजा लगा पाना सियासी जानकारों के लिए भी आसान नहीं होता। कई दफे किसी पुराने संदर्भ को सामने रखकर नीतीश आगे की राजनीति को हवा देते हैं, साथ ही इशारा भी साफ कर देते हैं कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनके साथ जो काम करने का मौका मिला, किस तरह से काम किए, किस तरह से उन्होंने सब लोगों का ख्याल रखा, और यहाँ पर भी बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया है। कोई भी साथ रहे, और पिछले वर्षों से कितना काम कर रहे हैं। अब कोई है केंद्र में अपना कुछ बोलते रहते हैं, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। चलिए निश्चिंत रहिए।
ऐसे बयानों के जरिए नीतीश कुमार ने फिर से ये बताने की कोशिश की है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से सीनियर है। साथ ही उन्होंने अपनी सियासत को फिर से वहीं लाकर खड़ा कर दिया, जैसा कि 2013 में उन्होंने किया था और बिहार में पहली बार एनडीए गठबंधन से नीतीश कुमार अलग हो गए थे। अब बदले हुए वक्त में नीतीश को उम्मीद है कि सियासत भी बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पहले से मुसीबत में फंसे हेमंत सोरेन के एक फैसले ने उनको फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के बाहर वीवीआईपी मूवमेंट के लिए 2 करोड़ रुपए में चार्टर्ड फ्लाइट बुक की। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रायपुर आने जाने के लिए जनता के पैसों से ये इंतजाम किया जाना चाहिए था। पहले मंत्रियों को फॉर्च्यूनर भेंट कर दी और अब हेमंत सोरेन के विधायक ऐसे ही चार्टर्ड प्लेन से उड़ेंगे, वो भी जनता के पैसों पर। जनता कर्ज में डूबी है, हेमंत सोरेन एंड कंपनी जनता के पैसों पर फ्लाइट से सैर करेंगे। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, अब वो समझिए। झारखंड की सरकार पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। ये राशि इतनी बड़ी है कि झारखंड में जन्म लेने वाले हर बच्चे के ऊपर 25,000 रुपए का कर्ज है। वहीं हेमंत सोरेन सरकार ने अपने विधायकों की वीआईपी मूवमेंट के लिए चार्टर्ड विमान बुक कर दिया है, जिसमें 2 करोड़ 6 लाख रुपए का खर्च आया है। हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक बुलाई, इसमें 25 फैसले लिए गए और फैसला नंबर 2 था राज्य में वीआईपीज और वीवीआईपीज की राज्य से बाहर की सरकारी यात्रा हेतु दिनांक 31/8/2022 के प्रभाव से 1 माह के लिए फिक्स्ड विंग जेट चार्टर विमान की सेवा मनोनयन के आधार पर प्राप्त करने हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी जाती है। एक तरफ जहां हेमंत सोरेन की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, वहीं हेमंत सोरेन अपने फैसलों की वजह से भी घिरते जा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 1 महीने के लिए चार्टर्ड प्लेन की जरूरत क्यों पड़ गई। बहुत बड़ी चीज होती है साहब, शौकीन लोगों की सरकार है। पहले इन्होंने फॉर्च्यूनर खरीदा, पहले इन्होंने मर्सिडीज खरीदा, BMW खरीदा, मुख्यमंत्री के कारकेट के लिए रेंज रोवर खरीदा, मंत्रियों के लिए नए फॉर्च्यूनर आए। पूरे समय सरकार फंड की कमी का रोना रोती रही। मंत्रियों के लिए 70 करोड़ में बंगले बन रहे हैं और अब चार्टर फ्लाइट लिया जा रहा है पूरे महीने के लिए। शौक है साहब, शौक तो इनको पूरा करना ही चाहिए। हाँ, ये नहीं भूलना चाहिए कि 32 महीने में इन्हीं की सरकार में 4017 रेप केसेस हुए हैं और सांप्रदायिक दंगों में झारखंड 2021 में पूरे देश में सबसे ऊपर था। भी है कि जब सारे विधायक नेता शिफ्ट किए जा रहे हैं, उस बीच में आप चार्टर्ड का अप्रूवल ले रहे हैं। अच्छा, मतलब क्या चाहते हैं कि बैलगाड़ी में चले हैं? क्या चाहते हैं बोलिए? मतलब वो ऊपर हेलीकॉप्टर में उड़े, हम नीचे बैलगाड़ी में चले हैं। बता दें कि 30 सितंबर से झारखंड के करीब 30 विधायक रायपुर में एक रिजॉर्ट में रुके हैं। इनमें से 4 मंत्री कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए रांची लौटे। 2 दिन बाद इनके वापस जाने की खबर है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इसी मूवमेंट के लिए चार्टर्ड फ्लाइट बुक की गई है। इधर हेमंत सोरेन की कुर्सी पर संकट बरकरार है। इसी बीच झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस रांची से दिल्ली पहुंच गए हैं। सूत्रों के मुताबिक गवर्नर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले यूपीए के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात भी की। यहाँ इंसान मरने की स्थिति में है, इंसान परेशान है, पीड़ित है, सुखाड़ पड़ा हुआ है और उसके बाद जो है भाजपा खाली एकाधिकार अधिपत्य का कायम करो। हेमंत सोरेन खुद रांची में मौजूद है और 5 सितंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में झारखंड में क्या होगा। लेकिन एक बात तो तय है, इस राजनीतिक संकट में पहले से कर्ज में डूबी जनता का पैसा और समय दोनों बर्बाद हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। चलिए एक और खबर आपको बताते हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, जहां पर स्कूल में बच्चों के बैग में बम मिल रहे हैं, किताबों के बीच कट्टे रखे हुए हैं। ये सब प्रयागराज के मामले हैं, जहां के स्कूलों में ये बात आम हो गई है। चंद दिनों पहले एक बमबाजी की घटना हुई, जिसके चक्कर में 10 छात्र जेल में हैं। तो अब आशिकी के चक्कर में चाकूबाजी भी हो गई। प्रयागराज के स्कूलों में क्लास चल रही है या गैंग? स्कूली बच्चों के बैग में बम, कट्टा और चाकू। यहाँ छात्र पढ़ाई नहीं, मार पिटाई करते हैं। प्रयागराज के स्कूल बने गैंगलैंड। प्रयागराज में स्कूली छात्रों का आतंक किस कदर बढ़ गया है, वो इन चंद तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा लीजिए। पहले स्कूल के बाहर वर्चस्व की लड़ाई में बमबाजी, फिर टीचर से बदला लेने के लिए कट्टा लेकर स्कूल पहुंचा छात्र, और अब आशिकी के चक्कर में चाकूबाजी।
ऐसा लग रहा है मानो प्रयागराज के स्कूली छात्रों को पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बल्कि रंगबाज और दबंग बनना है। अस्पताल में स्ट्रेचर पर पड़े इस शख्स के गाल पर 3-4 टांके लगाने पड़ गए क्योंकि गैंगवार में किसी दूसरे छात्र ने इसे चाकू मार दिया। हमारा भाई था, हम आए बाहर स्कूल से गाड़ी लेके, देखे उसके कैंची लगी हुई है, फिर लेके तुरंत हॉस्पिटल आए। यमुना पार के नैनी एरिया स्थित शिक्षा निकेतन के बाहर हुई चाकूबाजी की घटना ने सभी पेरेंट्स को हिलाकर रख दिया है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के 2 गुटों में जमकर चाकूबाजी हुई जिसमें 3 छात्र घायल हो गए। इश्कबाजी के चक्कर में पड़े नाबालिग कुछ छात्रों के बीच यही घटना हुई। 2 गुटों के छात्रों में चाकूबाजी और शोरगुल सुनकर टीचर और गार्ड दौड़ पड़े। सभी पहुंचे तो हमलावर भाग चुके थे। इस घटना की जानकारी मिलते ही परिजन भी स्कूल और फिर अस्पताल पहुंच गए। वहीं पुलिस हमलावर छात्रों की तलाश में जुटी हुई है। प्रयागराज के स्कूल में हुई ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले मंगलवार को एक स्कूल में एक छात्र कट्टा लेकर पहुंच गया था। 30 सितंबर टीचर से नाराज छात्र कट्टा लेकर पहुंचा था। होमवर्क नहीं करने पर टीचर ने मारा था। खुफिया सूचना के बाद पकड़ा गया था कट्टा। 31 सितंबर बैग चेकिंग के दौरान छात्र के बैग से कट्टा निकला। किसी दूसरे युवक ने छिपाने के लिए दिया था कट्टा। 8वीं के छात्र के पास से मिला था कट्टा। विद्यार्थी के द्वारा तमंचा रखा हुआ है तो इसकी सूचना पर वहां पर तुरंत थाने की पुलिस पहुंची और उन्होंने जांच पड़ताल किया तो वहां से एक स्टूडेंट्स के पास से तमंचा मिला। स्टूडेंट की एज लगभग 15 साल की है। उनसे पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि एक उनके जानने वाले हैं व्यक्ति हैं जिन्होंने उनको दिया यह तमंचा और फिर उनके बताए हुए पते पे पहुंचकर उन व्यक्ति जो 21 साल के हैं, जय सिंह नाम है, उनको गिरफ्तार किया। प्रयागराज के स्कूल बीते करीब 1 महीने से सुर्खियों में हैं। अगस्त के महीने में ही अलग अलग स्कूलों के बाहर छात्रों के बीच गैंगवार के बाद बमबाजी की घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद ये खुलासा हुआ था कि सोशल मीडिया पर छात्रों के कई गैंग एक्टिव थे। इस मामले में 10 लोगों को जेल भी भेजा जा चुका है। लाइव चलाओ, लाइव पूरा प्रैक्टिकल के चलते सब हुआ है। स्कूली छात्रों की गुंडई का एक और वीडियो 2 दिन से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। परीक्षा में कम नंबर दिए तो छात्रों ने टीचर को पेड़ से बांधकर पिटाई कर दी। लाइव चलाओ, लाइव पूरा प्रैक्टिकल के चलते सब हुआ है। इतना ही नहीं, स्टूडेंट्स ने पिटाई का वीडियो भी बनाया और खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। ये घटना झारखंड के दुमका स्थित गोपी कांदर अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय की है। 10 लड़का फेल हुआ है। लाइव चलाओ, लाइव पूरा प्रैक्टिकल के चलते सब हुआ है। प्रैक्टिकल के चलते ये लोग सर लोग हम लोग को दिया नहीं है प्रैक्टिकल। बताया जा रहा है कि मामले में अभी तक कोई FIR तो दर्ज नहीं की गई। हालांकि 9वीं और 10वीं की कक्षाएं 2 दिन के लिए सस्पेंड जरूर कर दी गई हैं। जिंदगी का खिलवाड़ हुआ है, हाँ भुगतना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ न भारत। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है पंजाब से। पंजाब पुलिस ने मध्य प्रदेश में एक बड़ी कार्रवाई करके अवैध हथियारों की फैक्ट्री और तस्करी का खुलासा किया है। 55 पिस्तौल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इंटेल इनपुट के आधार पर MP गई थी पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस की 15 सदस्यीय टीम छापेमारी कर रही है। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाएंगे हमारी विशेष रिपोर्ट। महासागर का छत्रपति INS विक्रांत। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। 630 यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, भारत का उत्तर है विक्रांत। अब वक्त हो चुका है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें आज आपको दिखाएंगे समुद्र में भारत के तैरते किले पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हिंदुस्तान को आज पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत मिल गया। भारत अब दुनिया के उन 6 देशों में है
जहां पर जो एलीट क्लब है, जिनके पास देसी तकनीक वाला विमान वाहक पोत है। लेकिन भारत की इस कामयाबी से चीन जरूर चिंता पे है। आईएनएस विक्रांत पर चीन समेत इंटरनेशनल मीडिया ने क्या कहा, हमारी रिपोर्ट में देखिए। जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं भारतीय नौसेना में आईएनएस विक्रांत का। समंदर में भारत का तैरता किला। हिंद का अभिमान, हिंदुस्तान का स्वाभिमान। महासागर का छत्रपति आईएनएस विक्रांत। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। जो भारत की आन बान शान है, 135 करोड़ भारतीयों का मान है। अब उस देश की समुद्री सरहद को और कोई देख नहीं सकता है, जिसकी निगहबान है आईएनएस विक्रांत। सुनहरे ख्वाब के समंदर की तलहटी पर हकीकत में बदलने का यह नजारा केरल के कोच्चि का है, जहां कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 साल के आजाद भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को देश सेवा में समर्पित किया। भारतीय नौसेना को आज अपना नया महारथी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत मिल गया है। आईएनएस विक्रांत की कमिश्निंग से हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है और भारत का युद्ध कौशल कई गुना बढ़ चुका है। अब पाकिस्तान और चीन घबरा रहे हैं, क्योंकि भारत चंद उन देशों में शामिल हो चुका है जिसके पास अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। डिजाइन से लेकर निर्माण तक सब कुछ शुद्ध भारतीय। विशाल आईएनएस विक्रांत की खूबियां अपार हैं। विक्रांत की हर खूबी से आपको वाकिफ कराएंगे। फिलहाल आप इसकी बनावट ही देख लीजिए। लंबाई है 262 मीटर, 62 मीटर की चौड़ाई, 59 मीटर ऊंचा और वजन है 45,000 टन। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। इसमें जितनी बिजली पैदा होती है, उससे 5,000 घरों को रोशन किया जा सकता है। इसका फ्लाइट डेक भी 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। विक्रांत में जितने केबल्स और वायर्स इस्तेमाल हुए हैं, वो कोच्चि से शुरू हो तो काशी तक पहुंच सकते हैं। यह सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, जबकि दुश्मन के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि आईएनएस विक्रांत को बनाने में फ्रांस स्थित आईफिल टावर के वजन से 4 गुना ज्यादा लोहा और स्टील का इस्तेमाल किया गया है, वो भी विशुद्ध हिंदुस्तानी। पूछे मत, उनके छक्के जुड़े हुए हैं, उनकी हवा उतरी हुई है बिल्कुल। अब वो देख रहे हैं कि हिंदुस्तान, जो कि ऐसा देश है जो आज से 75 साल पहले 75 ईयर्स बैक हम लोग एक सेफ्टी पिन बनाने के हम काबिल नहीं थे। आज की तारीख में हमने एक ऐसा जहाज बना दिया है जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि 30 फाइटर एयरक्राफ्ट को अकोमोडेट कर पाएगा, जो कि 1000 फीट से ज़्यादा लंबा होगा। और आप देखिए, इसमें 1700 सेलर्स की क्रू इसमें आ सकती है।
अब आप देखिए 88 MW पावर ये जनरेट करता है और हर तरीके से ये जहाज जो है मतलब पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान ने अपना इंडिजिनस अपना वेसल तैयार करी है। स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत की कामयाबी ने हमें दुनिया के उन चंद देशों में एलीट लिस्ट में शुमार कर दिया है जिसके पास स्वदेशी तकनीक से बने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। दुनिया के वो देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस और अब भारत। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है। देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बड़े चलो, बड़े चलो। भारत को इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर से क्या क्या फायदे होंगे ये आपको एक्सपर्ट की जुबानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आईएनएस विक्रांत की ताकत क्या और कितनी है। आईएनएस विक्रांत से 30 एयरक्राफ्ट ऑपरेट हो सकते हैं जिसमें स्वदेशी हल्के हेलीकॉप्टर ALH और हल्के लड़ाकू विमान LCA के अलावा MiG-29 फाइटर जेट, कामोव 31 और MH-60 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर शामिल है। हमने आईएनएस विक्रांत एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जो भारत ने बनाया है, 76% जो है इंडिजिनस है और इसके अंदर दूसरी खसूसियत ये है 80 से 85% जो 20,000 करोड़ रुपए लगे हैं इसमें वो दोबारा हमने इन्वेस्ट कर दिए हैं अपनी इकॉनमी में और करीब 2000 लोगों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मिलेगी और कम से कम इनडायरेक्ट 10,000 से 12,000। तो ये सच्चाई है कि ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि भारत के लिए देन है कि जो आईएनएस विक्रांत कमीशन हुआ है और ये मैटर ऑफ प्राइड है देश के लिए। वजन 43,000 टन। आजादी के अमृत महोत्सव में आत्मनिर्भरता की मिसाल आईएनएस विक्रांत भारत में बना सबसे बड़ा समुद्री जहाज है। 13 साल में बने इस युद्धपोत पर करीब 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आईएनएस विक्रांत का 76% हिस्सा पूरी तरह भारतीय है। इसे बनाने में 500 से ज्यादा भारतीय कंपनियां शामिल हैं। डीआरडीओ और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वॉरशिप ग्रेड स्टील मुहैया कराया। टाटा एडवांस सिस्टम ने कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया। भारत इलेक्ट्रिकल्स ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डेटा नेटवर्क बनाया। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स ने इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। लार्सन एंड टर्बो, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, वॉटसिला इंडिया जैसी कंपनियों का भी बड़ा योगदान रहा। आईएनएस विक्रांत का सिर्फ मेन इंजन और एडवांस रडार सिस्टम ही विदेश से खरीदा गया है। आज भारत आत्मनिर्भर होने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रहा है। आज अगर अथाह समंदर में भारत की ताकत का उद्घोष करने के लिए आईएनएस विक्रांत तैयार है तो अनंत आकाश में यही गर्जना हमारे तेजस कर रहे हैं। 31 जनवरी 1997 को नेवी से रिटायर विदेशी आईएनएस विक्रांत का 25 साल बाद कैसे दोबारा जन्म हुआ इसका किस्सा भी आपको बताएंगे। अभी आप स्वदेशी आईएनएस विक्रांत की कुछ और खूबियों से वाकिफ हो जाइए। आईएनएस विक्रांत चलता फिरता एक शहर है। इसमें 4 गैस टर्बाइन्स हैं जो 88 मेगावाट पावर जनरेट करेंगे। इनमें 14 डेक हैं। कैंटीन के साथ मॉडर्न किचन है जहां 1 घंटे में 1600 लोगों का खाना बन सकता है। आईएनएस विक्रांत में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर, फिजियोथेरेपी क्लिनिक, आईसीयू, पैथोलॉजी, सीटी स्कैनर और एक्सरे मशीनों के साथ रेडियोलॉजी सेटअप, डेंटल कॉम्प्लेक्स, आइसोलेशन वार्ड और टेलीमेडिसिन सुविधाओं से लैस है।
भारत को मिले पहले विदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत से नए स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत की कहानी बेहद दिलचस्प है। 1960 में पहली बार भारत ने ब्रिटेन से विमान वाहक पोत खरीदा था। उसका नाम विक्रांत रखा गया था। उस विक्रांत ने 1971 की जंग में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया और बांग्लादेश की आजादी में बहुत बड़ा रोल निभाया। इंडियन नेवी ने 1988 में दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर विराट भी ब्रिटेन से खरीदा था। ब्रिटेन से मिले युद्धपोत विक्रांत और विराट रिटायर हो चुके हैं। करीब एक दशक पहले तीसरा विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य रूस से खरीदा गया। अब विक्रमादित्य के साथ स्वदेशी आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना की शान बनकर हिंद महासागर में दुश्मन की बदनीयती को नाकाम करेगा। वो देख रहे हैं हमारी तरफ हक्का बक्का होके, अरे भाई हिंदुस्तान ने ये तैयार कर दिया, अब हम क्या करेंगे। वो छटपटा रहे हैं, अच्छी बात है, छटपटाने की जरूरत भी है। देखिए चीन जो है ना, जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, और वो चाहता है कि वो युद्ध जीत जाए बिना लड़े, इस तरीके के सपने देखता है, क्योंकि वो संधू की फिलॉसफी इस्तेमाल करता है। संधू है जो आर्ट ऑफ वॉर, इन्हें कहा था जी एक्मे ऑफ अ मिलिट्री जनरल इज टू विन वॉर विदाउट फाइटिंग। बिना लड़े ही ये युद्ध जीत जाते हैं। हमारी चाणक्य रीति है, वैसे इसी तरीके से इनकी स्ट्रेटेजी है। अब ये लोग जो भी नापाक नजरें डालेगा हिंदुस्तान पे, पहले ही करने से पहले, सोचने से पहले, ये लोग 10 बार, 100 बार, 1000 बार सोचेंगे। हिंदुस्तान के पास अब एक नहीं बल्कि दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ऐसे में अब भारत विमान वाहक पोत के पैमाने पर चीन की बराबरी कर चुका है। लेकिन कई पैमानों में चीन हमसे काफी आगे है। भारत के पास अभी हेलीकॉप्टर कैरियर नहीं है, जो चीन के पास 2 है। भारत के पास डिस्ट्रॉयर सिर्फ 10 है, तो चीन के पास 41। हमारे पास फ्रिगेट 13 है, चीन के पास 49। भारत के पास सबमरीन 17 है, चीन के पास 79। बात पेट्रोलिंग वेसल की करें तो भारत के पास 128 है, जबकि चीन के पास 152। भारत की नेवी को तगड़ा होना पड़ेगा चीन का सामना करने के लिए, क्योंकि अगर चीन को हम सामना कर सकते हैं, हमारे को अभी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, दूसरा ये आ रहा है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए और हमको 3 की मिनिमम जरूरत है। ये 1948 से पॉलिसी बन चुकी है कि हमें 3 एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इस समय जो अगर जिस तरह का चीन अपना हब्बन तोता में अगर घुसता है और बाकी अगर कुछ ऐसी हरकत होती है कि हमारे को अपनी फ्लीट लगानी पड़ती है चीन के खिलाफ, तो हमारे को मलक्का स्ट्रेट में ब्लॉकेट करना पड़ेगा। साउथ चाइना सी में इंडिया ने क्वाड ज्वाइन कर लिया है। अगर क्वाड का मिलिटराइजेशन हो जाता है तो इंडिया को उसमें भाग लेना पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि अब भारत में तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की मांग जोर पकड़ रही है। भारत के नए स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम आईएनएस विशाल होगा, जिसकी क्षमता करीब 65,000 टन की होगी।